हेलो दोस्तों, कॉमिक्स शुरू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं गौरव गाथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है दलाई लामा। दोस्तों, आज दलाई लामा जी का जन्मदिन है। आज 6 जुलाई है, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर हम ये कॉमिक्स लेकर के आए हैं। आपको उनके बारे में जानना चाहिए, तो चलिए ये पार्ट 1 है, शुरू करते हैं। दलाई लामा। तिब्बत के लोग दलाई लामा को दिव्य नरेश मानते हैं। मंगोली भाषा में इसका अर्थ है बुद्धि का सागर। उत्तर में अनंत हिमालय श्रृंखला के पार स्थित है तिब्बत, जिसे आमतौर पर लोग संसार की छत कहते हैं। दलाई लामा राजधानी लहासा में सोने की छतों वाले अपने पोताला प्रसादा में रहते थे। तिब्बतियों की मान्यता है कि दलाई लामा करुणा के सागर अवलोकितेश्वर के अवतार हैं। वे यह भी मानते हैं कि अपने निधन के तुरंत बाद तिब्बत में ही कहीं ना कहीं दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है। दलाई लामा प्रथम का जन्म 1391 में हुआ था। तब से अब तक तिब्बत में 14 दलाई लामा हो चुके हैं। हमारे कथानायक तेनजिन ग्यात्सो 14वें दलाई लामा हैं। जब 13वें दलाई लामा का निधन हुआ तो उनका शव दक्षिणाभिमुख करके एक सिंहासन पर रखा गया। कुछ दिन बाद उनका मुंह अपने आप पूरब की ओर मुड़ गया। वयोवृद्ध लामाओं और उच्च अधिकारियों के लिए यह एक संकेत था कि नए दलाई लामा का जन्म तिब्बत के पूर्वी भाग में होगा। एक आश्चर्य की घटना यह घटी कि शव के पास उत्तर पूर्व दिशा में लकड़ी के एक खंभे पर फफूंद का एक बड़ा सा तारा प्रकट हुआ, और उसी समय उत्तर पूर्व दिशा में आसमान पर विचित्र आकृतियों वाले बादल भी प्रकट हुए। और अब अजब से ये बादल भी उसी दिशा में। वयोवृद्ध लामाओं तथा राज्य ज्योतिषी ने इस प्रकार के बादलों के महत्व के बारे में अध्ययन किया। लामो लात्सो की पवित्र झील के किनारे पर कार्यवाहक राज्याध्यक्ष ने समाधि लगाई। उन्होंने झील के जल में एक मठ, एक साधारण घर और कुछ तिब्बती अक्षरों के बिंब देखे। इनमें से 3 अक्षर थे अ, क, म। दलाई लामा के निधन के पश्चात अथवा उनकी बाल्यावस्था में जो उनके स्थानापन्न के रूप में उन्होंने ध्यानावस्था में जो कुछ देखा था उसका ब्यौरा अंकित कर लिया। भिक्षुओं ने इन संकेतों के अर्थ जानने के लिए अध्ययन किए। जो दिव्य संकेत मिले थे उनके आधार पर अवतारी बालक की खोज के लिए अलग अलग दिशाओं में भिक्षुओं और अधिकारियों की कई टोलियां भेजी गईं। उत्तर पूर्वी प्रांत आमदो के दोखम जिले के ताकसेर गांव में ठीक वैसा ही घर और मठ जैसे झील में देखे गए थे। हाँ, लगता तो वही मठ है और घर भी वैसा ही है। प्रांत भी आमदो है और मठ के नाम में क और म भी है। नोरबू, तुम पहले गांव में जाओ और इस घर तथा इसमें रहने वाले परिवार के बारे में पता लगाओ। ठीक है रिम्पोक्षे। इस घर में एक गरीब किसान अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। उनका एक 2 बरस का बच्चा भी है। बहुत ठीक, मैं वहां जाऊंगा, पर मैं तुम्हारा लिबास पहनूंगा और तुम मेरा पहन लो। विद्वान लामाओं के लिए सम्मान का शब्द। कुंचुसुम, बच्चा रिम्पोछे से ऐसे लिपट रहा है मानो बरसों से उन्हें जानता हो। उसने सही माला और डमरू उठा लिया है और 13वें यिशिन नोरबू की छड़ी भी ताज्जुब है। ओ त्रिरत्न, अमूल्य रत्न दलाई लामा के लिए प्रयुक्त एक नाम। कुछ क्षण बाद भिक्षुगण बालक और उसके परिवार के साथ लहासा के लिए रवाना हुए। लहासा से कुछ पहले अंतिम धर्म परीक्षाएं की गईं। इसकी पुष्टि हो गई कि बालक दलाई लामा का अवतार है। उसका नाम तेंजिन ग्यात्सो रखा गया। तिब्बत के लोगों ने और भिक्षुओं ने दलाई लामा का बहुत जोरदार स्वागत किया। वक्त तेजी से गुजरता गया। दलाई लामा 14 बरस के हुए थे कि चीनी सेना ने तिब्बत पर चढ़ाई कर दी। छोटी सी तिब्बती सेना हार गई और तिब्बतियों को मजबूरन चीन को कुछ रियायतें देनी पड़ीं। इन्हीं रियायतों में से एक छूट यह थी कि 1951 में चीनियों को लहासा के निकट एक छोटी सी सैनिक चौकी स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। बहुत जल्द इस छोटी चौकी ने एक विशाल सैनिक शिविर का रूप ले लिया और 1959 में चीनी सेनापति ने हमारे राजकाज में टांग अड़ाना शुरू कर दिया है। चीनी सरकार ने पिंकिंग में चीन की राष्ट्रीय सभा में भाग लेने के लिए यिशिन नोरबू को आमंत्रित किया है। यिशिन नोरबू वहाँ क्यों जाएं? तिब्बत चीन तो नहीं है। उनकी संसद हमारी संसद नहीं। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। मुझे विश्वास है चीनी चुप बैठने वाले नहीं, वे लोमड़ी की तरह चालाक लोग हैं। सर्दियां खत्म होने पर दलाई लामा अपने ग्रीष्म प्रासाद नोरबुलिंका में चले गए। श्रीमन सेनापति तान कुआन सान की चिट्ठी
अच्छा, चीनी सेनापति ने एक सांस्कृतिक प्रदर्शन देखने के लिए शिन नोरबू को चीनी शिविर में बुलाया है। धन्यवाद, हम जल्द ही जवाब भेज देंगे। तिब्बती मंत्रियों ने इस बुलावे पर विचार किया। वह यह जानना चाहता है कि शिन नोरबू कब यह सांस्कृतिक प्रदर्शन देख सकेंगे। मैं तो यह सोचता हूँ कि शिन नोरबू को उनके शिविर में कतई नहीं जाना चाहिए। हो सकता है इसके पीछे कुछ चाल हो। मुझे भी यही डर है। पर अगर हमने इनकार कर दिया तो सेनापति और उसकी सेना क्या सलूक करेंगे, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ, वे लोग हमारी जनता को हैरान परेशान करेंगे। श्रीमान, चीनी सेनापति टेलीफोन पर बात करना चाहता है। आपने कौन सी तारीख का फैसला किया है? हम जल्दी ही आपको इत्तला देंगे। मुझे देर करना अच्छा नहीं लगता, मुझे जल्दी जवाब चाहिए। दलाई लामा और उनके मंत्रियों के बीच बैठक हुई। मैं स्थिति का सामना करूंगा, मुझे जाना चाहिए। परंतु परम पावन, वहाँ कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। हाँ परम पावन, उनकी नीयत आपको नुकसान पहुंचाने की भी हो सकती है। हो सकता है वे आपका अपहरण कर लें। जो होगा देखा जाएगा। मुझे जाना तो चाहिए ही, वरना वे मेरी जनता को परेशान करेंगे। सेनापति से कह दो मैं आज से 3 दिन बाद आऊँगा, 10 मार्च को। चीनी सेनापति के इस निमंत्रण की सूचना आम लोगों तक भी पहुंची। चीनियों की नीयत यिशिन नोरबू को उड़ाने की है। हम यिशिन नोरबू को उन पापियों के शिविर में ना जाने देंगे। 4 बड़े लामा पहले ही इस तरह से गायब हो चुके हैं। तिब्बती सैनिक कमांडर चीनी सेनापति से मिलने गया। मैं इस सांस्कृतिक आयोजन को टाल नहीं सकता, लेकिन जनता उनके यहाँ आने के खिलाफ है। इससे स्थिति बिगड़ सकती है। मुझे इसकी परवाह नहीं, और ध्यान रहे उनके साथ कोई अंगरक्षक नहीं आएगा और ना कोई तिब्बती रस्म होगी, समझे? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों को कैसे समझाएंगे? फिर ऐसा करो कि वे यहाँ गुप्त रूप से आएं। यह असंभव है। आप जानते हैं शहर में 1 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री भी मौजूद हैं। तब फिर कर्फ्यू लगाओ, चाहे कुछ भी करो, मैं आयोजन को टाल नहीं सकता। यह तय करने के लिए तिब्बती मंत्रियों की बैठक हुई कि अब क्या किया जाए। तो आम राय यह है कि हमें स्थिति का सामना करना चाहिए और यिशिन नोरबू को आयोजन में भाग लेने जाना चाहिए। लोगों को यातायात के बारे में जरूरी हिदायतें दी जाएं। चीनियों के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए आम लोगों ने सड़कों बाजारों में जुलूस निकाले। यिशिन नोरबू को नहीं जाने देंगे। चीनियों, चीन लौट जाओ, आओ हम महल के दरवाजे घेर लें। अगले दिन सवेरे मंत्रियों की बैठक में सांफो और गाबो क्यों नहीं आए? सांफो को चोट लगी है। चीनियों की कार समझकर प्रदर्शनकारियों ने उस पर पथराव किया था। और गाबो को क्या हुआ? वह तो इस समय चीनी सेनापति के साथ होगा गद्दार। थू। भीड़ बहुत बढ़ गई है और उसका धैर्य भी टूट रहा है। महल का फाटक और चीनी शिविर को जाने वाली सड़कें रोक दी गई हैं। यिशिन नोरबू को चाहिए कि वहां जाना स्थगित कर दें। हम जीत गए। हम जाना स्थगित करना नहीं चाहते। जाने की बात बिल्कुल खत्म ही हो जानी चाहिए। मंत्रीगण चीनी शिविर में पहुंचे। मैं जानता हूं प्रतिक्रियावादी तिब्बती सरकार ने चीनियों के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। यह आपकी भूल है सेनापति। असलियत यह है कि तिब्बती जनता यिशिन नोरबू को आपके शिविर में आने नहीं देना चाहती। मैं सब जानता हूं। तुम खपाओ और अन्य गुर्रिल्लाओं को भी हमारे खिलाफ उकसा रहे हो। मेहरबानी करके तब तक के लिए रुक जाइए जब तक लोग शांत ना हो जाएं। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तुम अमरीकी कुत्ते हो, देखना हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं। तिब्बती मंत्री लौट आए और सेनापति ने जो कुछ कहा था उसका ब्यौरा दलाई लामा को दे दिया। दुर्भाग्य की बात है, मेरे और तिब्बत के प्रति लोगों में जो प्रेम है उसके लिए उन्हें कष्ट भोगना होगा। किसी न किसी तरह यह खून खराबा रुकना चाहिए। महल के इर्द गिर्द अपार भीड़ जमा हो गई। इनकी देशभक्ति पर मुझे गर्व है। इन्हें चीनी तोपों से बचाना होगा। विदेशी सेना को मार भगाओ। हम यिशिन नोरबू के लिए मर मिटेंगे। पूर्व में तिब्बत के खम प्रांत की जनजाति। मंत्रियों की फिर बैठक हुई। बुरी खबर है, चीनियों ने शहर के बाहर भारी तोपें जमाना शुरू कर दिया है और उनकी सैनिक गाड़ियों को रोकने के लिए लोगों ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। फिर मंत्रियों की दलाई लामा के साथ बैठक हुई। परम पावन, तिब्बती जनता कहीं आपका अपहरण ना कर ले, इसलिए चीनी सेनापति ने आपको चीनी शिविर में शरण लेने का आमंत्रण दिया है। मेरे अपने ही लोगों से मेरी रक्षा की जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या जवाब भेजें परम पावन? हमें किसी तरह वक्त खींचना चाहिए। हम यह लिखेंगे कि इस आमंत्रण पर विचार किया जा रहा है। 16 मार्च। यह नाटक 1 सप्ताह तक चलता रहा। 16 मार्च 1959 को तिब्बती मंत्री गाबो की ओर से जो चीनियों के साथ मिल गया था, संदेशा आया। महल का एक नक्शा भेजो जिसमें दलाई लामा के कमरे की स्थिति दर्शाई गई हो। इसका मतलब यह है कि उन्होंने महल पर बमबारी करने का फैसला किया है। 2 बम गोले महल के पास गिरे। उन्होंने महल पर बमबारी शुरू कर दी है।
हमारी शिन्नोरबू सुरक्षित रहें। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपनी प्रजा की सेवा करने की शक्ति और साहस प्राप्त हो और मैं सत्य मार्ग पर चलता रहूं। उधर बाहर बाहर तो एकदम शांति थी, परंतु भीतर भीतर दलाई लामा के बच निकलने की तैयारियां जोरों पर थीं। नदी पार करने की जगह चीनी शिविर के पास है। उस इलाके में चौकसी के लिए सादे लिबास में 100 सशक्त सैनिक तैनात कर दो। नदी पार खच्चरों का भी इंतजाम करो। उन्होंने छोटी छोटी टोलियों में निकलना शुरू कर दिया। दलाई लामा की माँ अपने छोटे बच्चे, वृद्ध लामाओं और कुछ अधिकारियों के साथ बाहर निकल गईं। जब तिब्बती सैनिक उस क्षेत्र में निगरानी कर रहे थे तभी शायद उन्होंने हमें देख लिया है। ऐसा दिखाओ मानो हम गुरिल्ले हैं, गोली चलाओ। चीनी वहां से भाग खड़े हुए। शैतान, खूनी गुरिल्ले फिर आ गए हैं। बदमाश कहीं के, ये सब जगह हमारा पता चला लेते हैं। शुक्र है, वरना सब गुड़गोबर हो जाता। दलाई लामा ने भी महल छोड़ने की तैयारी कर ली। ओह, तो इसका मतलब यह है कि महल छोड़ रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि वह सुरक्षित रहें। उन्होंने एक सैनिक का भेष धारण किया। बच निकलने के लिए मुझे ठीक 10 बजे पीछे के फाटक पर पहुंचना होगा। दोस्तों, दलाई लामा का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खुलकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अब अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।